नमस्कार, मैं हूं अबुल नस्र इकबाल और आप देख रहे हैं देश का सवाल। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले इसी साल के अंत तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। बिहार में नीतीश के जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े जारी करने के बाद अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जातीय सर्वे की घोषणा कर दी है। गहलोत का ये दाव विधानसभा चुनाव को देखते हुए माना जा रहा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ दौरे पर थीं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी दोबारा सरकार बनने पर जातीय जनगणना कराने का वादा किया। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने पर मचे सियासी बवाल के बीच राजस्थान में जाति सर्वे से सियासत फिर से गर्मा गई है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस लोगों को भ्रमित कर रही है। 2011 में मनमोहन सरकार ने पूरे देश में जनगणना कराई थी, लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए। जातीय जनगणना की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अगर जातीय जनगणना करानी ही थी तो पहले क्यों नहीं कराई गई, ऐसा बीजेपी के नेता कह रहे हैं। जाहिर है राजस्थान में ओबीसी आरक्षण की नए सिरे से मांग उठेगी। मुख्यमंत्री गहलोत कह रहे हैं कि प्रदेश के सभी नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर के संबंध में जानकारियां जुटाएंगे ताकि पिछड़ेपन की स्थिति में सुधार लाने के लिए कल्याणकारी उपाय और योजनाएं लागू की जा सके। अपने गेस्ट पैनलिस्ट के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं सीएम गहलोत और बीजेपी नेता जातीय सर्वेक्षण को लेकर क्या कह रहे हैं। हो चुकी है, हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, बिहार गवर्नमेंट के पक्ष के अंदर आ गया है, तो वही मॉडल हम अपना रहे हैं। जो बिहार गवर्नमेंट ने किया है वही मॉडल जो है राजस्थान अडॉप्ट करेंगे। सर्वे होगा, ठीक है। सेंसस जो होता है जनगणना, वो भारत सरकार ही करा सकती है, वो राज्य सरकार करा नहीं सकती है। ये खाली सर्वे हो रहा है, परिवारों के सर्वे हो रहा है, आर्थिक स्थिति मालूम पड़ जाएगी सारी। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है और हमारी पार्टी का कमिटमेंट है कि हम इसको आगे बढ़ाएं। राजस्थान के विकास से भ्रमित कर दो लोगों को। राजस्थान में जो हो रहा है, जितने दुष्कर्म हो रहे हैं, कुकर्म हो रहे हैं, उससे भ्रमित करो लोगों को। ध्यान तो बटाएं। ये गहलोत साहब का ये पॉलिसी है। बार बार एक लाइन दे देते हैं, घोषणा देते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगा देंगे, सिलेंडर नीचे पहुंच नहीं रहे, बिजली घरों में आ नहीं रही, लेकिन लोगों को कहीं भटकाओ। कोई ऐसी कोई हेडलाइन दे दो जिससे लोग भटक जाएं। 2011 के अंदर जो कांग्रेस ने पूरा देश का जो जनगणना करी थी, वो क्यों नहीं अभी तक रिलीज करी? वो तो इनसे रिलीज हुई नहीं। अब बात कर रहे हैं नई जनगणना की, जबकि 2 दिन कितने 10-15 घंटे इनके बचे सरकार के। कहां से करेंगे? क्या सारे के सारे सरकारी अधिकारी निकाल लेंगे वहां से चुनाव के उसमें और उनको जनगणना में लगा देंगे? और जो बिहार के अंदर जनगणना हुई, अब सारे वीडियोज आ रहे हैं, हर जिले से वीडियोज आ रहे हैं। हमसे तो किसी ने पूछा नहीं, कोई हमारे घर आया नहीं, किसी ने हमारी जाति के बारे में पूछा नहीं। तो यानी वहां जो फर्जीवाड़ा हुआ है एक सरकार के नीचे, वो फर्जीवाड़ा लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहा है। आचार संहिता से 3 दिन पहले अचानक एक शगुफा छोड़ना। शासन में थे गहलोत साहब, दर्जनों कबीना की बैठकें हुई। जातिगत जनगणना का अगर इतनी आवश्यकता थी तो पहले क्यों नहीं निर्णय लिया? अब चूंकि जातिगत जनगणना करवाने का संवैधानिक अधिकार केंद्र सरकार का है, पर सर्वेक्षण के नाम पर अपने खोए जन आधार को ये कहने के लिए कि मैं जातिगत आधार पर योजना बनाऊंगा। योजना तो तब बनाएंगे जब सरकार बनेगी। सबको मालूम है कि जितनी भी मशीनरी जनगणना में लगती है वो आम चुनाव के अंदर लगती है, और आम चुनाव के में उनको इतर दूसरे काम करने की अनुमति भी नहीं होती। इसलिए चाय के प्याले में तूफान खड़ा करना, इस फितरत के आधार पर उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया है। ये जनता को गुमराह करने वाला निर्णय है। तो चलिए देश के सवाल पर आते हैं, और देश का सवाल क्या है? बिहार, राजस्थान के बाद जातीय जनगणना की मांग क्या पूरे देश में जोर पकड़ेगी? क्या चुनाव से बाहर जाति कभी जाएगी या नहीं जाएगी? क्योंकि चुनाव आते हैं तो जाति जाति हो जाती है। क्या जातीय जनगणना से समाज के बंटने का खतरा बढ़ जाएगा, जैसे कि बीजेपी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं? और क्या जाति की जुगत वोट का जुगाड़ है? क्या वोट पाने का एक तरीका है कि जाति का मामला उठाओ, जातीय जनगणना का मामला उठाओ और बम्पर वोट पालो? इन तमाम सवालों पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। धनंजय गिरी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता
भारतीय जनता पार्टी के, ऋतु चौधरी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, विनय कुमार सिंह प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। धनंजय जी, क्या खतरा है अगर जातीय जनगणना होती है, बिहार में हुई है, अगर पूरे देश में भी मांग उठ जाती है, तो आखिर क्या लगता है बीजेपी में विरोध क्यों है इसका? देखिए अबुल जी, हमने कभी इसका विरोध किया नहीं। जाती हुई सरकारों को जाति क्यों याद आ रही? सवाल यहाँ ये उठता है, बिहार में नीतीश कुमार जी तीसरे नंबर के दल बन गए। अगर उन्होंने इतना ही अच्छा काम किया होता तो 18 साल के शासन के बाद वो तीसरे नंबर के दल बन गए। पहले उन्होंने विशेष राग की बीन बजाई, जब उससे संगीत पैदा न हुआ तो उन्होंने जाति का जाल फेंका। जाति मेरा एक सवाल बताइए, सीधा सवाल मेरा, धनंजय जी एक सवाल, ठीक है आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के खिलाफ है, पक्ष में है? भारतीय जनता पार्टी हर उस चीज के पक्ष में है जिससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का लाभ। जातीय जनगणना के पक्ष में है? अबुल जी, मैं आपसे वही जवाब दे रहा हूँ, या तो आप मेरे मुंह में उंगली डाल करके पूछिए या मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। आपने 3 बार सवाल पूछ लिया, मुझे जवाब नहीं देना चाहते, या जवाब आप ही देना चाहते हैं तो आप दे दीजिए। बताइए, आप बताइए, आपको बुलाया, बोले देंगे तब तो आप बताएं। यू आर कंटिन्यूअसली इंटरफेयरिंग। अरे सर, गुस्सा ना होइए, बताइए। नहीं, आई एम सीरियसली ऑब्जेक्टिंग दिस। आप बताइए। मैं सहज भाव से अपनी बात कह रहा हूँ, मैं प्रवाह में अपनी बात कर रहा हूँ, आप प्रवाह को अवरुद्ध कर रहे हैं। चलिए बताइए। मैं कह रहा हूं कि जाती हुई सरकारों को जाति क्यों याद आ रही है, ये देश की जनता जानना चाहती है। बिहार की जनगणना की अगर आप बात करें तो जब जनगणना की शुरुआत हुई हम सरकार में थे, और हम सरकार में विधायक ज्यादा, सांसद ज्यादा, मंत्री ज्यादा, हमारे 2 मुख्यमंत्री थे, और हमारे सहयोग से यह संभव हो पाया। लेकिन 27 बिंदु बने थे, 27 कॉलम बने थे, और 9 मानक तय हुए थे। आपकी जानकारी के लिए, और प्रबुद्ध जनता भी जानती है और आप भी जानते होंगे, हमारे पैनलिस्ट भी जानते होंगे कि ईसा से पूर्व कौटिल्य ने भी जनगणना कराई थी। उसका आधार था कर लेने का। कर कैसे आएगा? आईने अकबरी में भी इसका जिक्र है, लेकिन उसका आधार क्या है कि किसके कितने मकान है, कौन किराए पर है, किसका क्या व्यवसाय है, और कौन कितना कर दे सकता है। नीतीश जी और हम जब साथ में थे, नीतीश कुमार तीसरे नंबर के दल थे और हम सबसे सफल थे, हमने उनका साथ दिया। उसमें 27 बिंदु बने और 9 मानक बने। 9 मानक में 8 कहाँ गए? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किया था कि भाई हम बताएंगे कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत स्थिति। 27 कॉलम गायब हो गए, 9 मानक गायब हो गए। तो क्या जाती हुई सरकारें सिर्फ जाति करना चाहती हैं कि उनको लगता है कि 90 का बिहार लौट आएगा? नहीं। चलिए जाती हुई सरकार पर ही सवाल अपनी स्थितियां पूछेगा, जो पूछेगा कि भाई पर कैपिटा इनकम क्या है, जो पूछेगा कि 52% और 28% टेम्पररी पलायन क्यों है, जो 33 साल के लालू राबड़ी के शासन को पूछ रहा है कि लालू यादव अपना किडनी बदलवाने सिंगापुर चले जाते हैं और नीतीश कुमार आंख का ऑपरेशन कराने दिल्ली चले जाते हैं। ठीक है ऋतु चौधरी, गरीब कहाँ क्या सिर्फ वोट पाने के लिए गरीब कहाँ जाएगा? उसका क्या सिर्फ एकमात्र नरेंद्र मोदी है। धनंजय जी, आपकी बात पूरी हो गई। 5 लाख का इंश्योरेंस है। आपकी बात पूरी हो गई, ऋतु जी को बोलने दीजिए। क्या सिर्फ वोट पाने के लिए यह हथकंडा अपनाया जा रहा है जाति वाला, जातीय जनगणना का? देखिए, धनंजय गिरी जी की बौखलाहट जो है वो साफ, छोड़िए उनकी बौखलाहट को ना, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चोट है वो सही जगह लगी है जी। मैं आप ही के सवाल पर आ रही हूँ कि धनंजय गिरी की बौखलाहट बता रही है कि कितना दर्द है जातीय जनगणना का भाजपा के खेमे में। और आपने एक सवाल पूछा कि जातीय जनगणना के आप पक्ष में हैं या नहीं, जवाब नहीं दे पाए। दुनिया भर की तमाम बातें कर दी, लेकिन ये नहीं कह पाए कि जातीय जनगणना के पक्ष में है। क्योंकि अगर ये कहेंगे कि जातीय जनगणना के पक्ष में है तो उनकी पोल खुलती है। किस प्रकार से उन्होंने देश को बांटा है, 2014 से लेकर और आज तक जाति के नाम पर बांटा है, धर्म के नाम पर बांटा है। और जातीय जनगणना क्यों हो? जब राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में सवाल पूछा कि 64 सेक्रेटरीज में से 3 सेक्रेटरी ही केवल ओबीसी के क्यों हैं, उस बयान पर, उस खुलासे पर नीतीश जी ने ठप्पा लगा दिया, मोहर लगा दी कि हाँ, राहुल गांधी जी जो चेक कह रहे थे वो
और वो देश का सवाल है। वो देश पूछ रहा है कि 90 सेक्रेटरीज में से जो कि 70-75 है ओबीसी के सेक्रेटरी होने चाहिए थे, उसमें से केवल 3 आप राहुल गांधी कह रहे थे कि भाजपा ने जो ओबीसी का वोट बैंक के नाम, आपने तो एक को भी नहीं आने दिया था। मेरी दादी ने तो शून्य करके रखा था। राहुल गांधी की परेशानी ये है कि क्यों आ गए तीन आदमी आ गए के नाम पर ओबीसी कार्ड खेलने वाले मोदी जी को ले आएंगे। ऐसे नहीं होता है। उनको अपनी बात पूरी रखने दीजिए। इसलिए है धनंजय जी आपके बीच में नहीं बोले। अबुल जी कांग्रेस को लगता है कि जिस दिन राहुल गांधी धान का खेत ठीक है, आपने अपनी बात होगी, जब आपकी बारी आएगी। धनंजय जी जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा। जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा। धनंजय गिरी राहुल गांधी जितना बोल रहे हैं अपनी पोल खुद खोल रहे हैं। ठीक है, आप राहुल गांधी को बुरा भला कहें, जब आपकी बारी आएगी जब कहिए। भाजपा ने बिहार में जाति जनगणना का सपोर्ट किया, ठीक है। कांग्रेस नकलती है। धनंजय जी आपकी बात पूरी हो गई, आपने अपनी बात पूरी कर ली। बोलिए, बता रही हूँ आपको। बताइए। देखिए, वोट की राजनीति, जब मोदी जी ओबीसी के नाम पर जो है पूरे देश को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, पूरे देश को बरगलाने का काम करते हैं। क्या बरगलाया? उस वक्त वोट की राजनीति नहीं है। क्या बरगलाया? लेकिन अगर ओबीसी के हकों की बात करें, लेकिन अगर हम ओबीसी के हकों की बात करें तो ये वोट की राजनीति है। अभी कह रहे थे आप कि नीतीश का आपने साथ दिया। अरे नीतीश जी ने आपका दिया, नीतीश जी आपको लेकर आए। आपका तो कोई बिहार में तो आपका सुपड़ा साफ है, कहीं नहीं हो बिहार में आप। और बिहार आपकी राजनीति पर एक कलंक है, एक दर्द है, एक वो कांटा है जिसको आप आज तक निकाल नहीं पाए। चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो बिहार हो, आपके लिए सबसे बड़ा दर्द जो है वो बिहार है, क्योंकि बिहार है पिछड़ों की धरती है, कर्पूरी ठाकुर की धरती है, जहाँ से पिछड़ों की राजनीति शुरू होती है। ठीक है। यहाँ पर दो मेहमान और हैं मेरे साथ, प्रियंका जी, धनंजय जी और अब ऋतु जी शांत हो जाइए। से हुआ है, आपके पास आऊंगा मैं, आपके पास आऊंगा। धनंजय जी, आप भी दो मेहमान और हैं, उनको भी जरा टाइम दे दें। घनेंद्र भारद्वाज, जवाब दे लेने दीजिए ना इनको। धनेंद्र जी हमारे साथ हैं और विनय कुमार सिंह भी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के। और समाजवादी पार्टी पर तो आए दिन ये आरोप लगते रहते हैं कि वो जातिवादी राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है। बल्कि MY समीकरण उनकी देन था कि MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण। कैसे देखते हैं विनय कुमार जी, जो जातीय जनगणना हुई और उसके बाद जो एक सियासी बवाल है, क्या इससे जो सवाल उठ रहे हैं इस पर, क्योंकि स्थिति क्या बदल पाएगी इससे? क्या वाकई जो आर्थिक सर्वे की बात हो रही है, शैक्षणिक सर्वे की बात हो रही है, क्या उससे कुछ स्थिति बदलेगी? क्योंकि आरक्षण भी हम देख रहे हैं 30 साल से, क्या उससे स्थिति बदली है कुछ? देखिए, मैं आपको क्लियर बता दूं, मैं सारी बात एकदम बड़ा विस्तार से, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र भी समझ जाएंगे, सारे लोग समझ जाएंगे। मैं बड़े विस्तार से आपको बता, भारतीय जनता पार्टी को परेशानी होगी क्योंकि पूंजीपतियों के मित्र, पूंजीपतियों के दोस्त कैसे जनता जनार्दन के हित की बात करेंगे? पूंजीपतियों के पुजारी जनता के हितकारी कभी नहीं हो सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए, जातिगत जनगणना की डिमांड आज से नहीं, समाजवादी पार्टी बहुत समय से कर रही है, लगातार करते आ रही है। और जातिगत जनगणना कोई नई चीज नहीं है। सन 1931 में पहली बार जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बाद 1941 में जातिगत जनगणना हुई, उसके बाद 1952 में देश आजाद होने के बाद जातिगत जनगणना हुई, जिसमें केवल अनुसूचित जनजाति के ही लोगों की गिनती की गई, बाकी गिनती नहीं की गई। उसके बाद जब मंडल कमीशन 1990 में जब लागू हुआ तो 1931 को आधार बना करके मंडल कमीशन जो है, जो 52% मान लिया गया कि पिछड़े समाज के लोग हैं, उसी हिसाब से 27% जो है आरक्षित कर दिया गया पिछड़े वर्ग के। आज लड़ाई इसी बात की है कि गिनती क्या पूरे देश में क्लियर हो नहीं पाई। आजादी के पहले केवल गिनती हुआ, उसके बाद गिनती नहीं हुआ, तो आरक्षण कहीं ना कहीं पिछड़ों के साथ बेईमानी है। जिस तरीके से आपने देखा, महिला आरक्षण बिल जब लागू हो रहा था
तो माननीय प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी की भागीदारी कहां होगी, कैसे होगी, इस चीज को कहीं पर उन्होंने बताया नहीं, क्लियर नहीं किया था। बस इन्होंने ये बता दिया कि हाँ महिला आरक्षण बिल जो है पास हो गया, 80% है, जबकि कोई गणना किसी के पास नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं पिछड़े समाज के और के लोगों के साथ कहीं ना कहीं बेईमानी। आज हम यही डिमांड करते हैं, अगर जातिगत जनगणना हो जाती है तो कौन कितने परसेंट जो आज अनुसूचित जनजाति के लोगों का हिस्सा मारा जा रहा है, पिछड़े समाज के लोगों का हिस्सा मारा जा रहा है, तो आज ये स्थिति स्पष्ट हो जाती कितने परसेंट कौन है, कौन किस स्थिति में है। आज बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो क्रीमी लेयर में आते हैं। तो जाति धनंजय जी मैं आऊंगा आपके पास, धनंजय जी मैं आऊंगा। स्थिति स्पष्ट, कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, एक मिनट पूरे धनेंद्र जी का कमेंट पूछे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता, सुन तो लीजिए पूरी बात। जी बताइए। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब की जो संविधान है उसके आधार पर जो हक और जो अधिकार है सबका, वो देना नहीं चाहती है, क्योंकि बाबा साहब के सिद्धांतों की कहीं ना कहीं ये विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। इस वजह से ये चाहते नहीं है कि ठीक है, मैं घनेंद्र जी को शामिल कर लूं, मैं घनेंद्र जी को शामिल कर लूं। धनंजय जी आप इनकी बात का जवाब देना, जरूर देना। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चाहता हूं ना, चूंकि सब एक मिनट रुक जाइए, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनको अभी तक बोलने का मौका नहीं मिला है, उनको अभी तक बोलने का मौका नहीं मिला है। 15-20 मिनट से हमारी बहस जारी है। घनेंद्र जी, आम आदमी पार्टी पर किसी तरह का अभी तक तो कोई आरोप जातिवाद को लेकर नहीं लगा है कि जाति की राजनीति करती है। पंजाब में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, लेकिन इस जातीय जनगणना पर क्या टेक है, ऑफिशियल टेक क्या है आम आदमी पार्टी का? क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या वाकई इससे देश बट जाएगा, समाज बटेगा? देखिए अब्दुल जी, निश्चित तौर पर इस देश के अंदर हमें पता होना चाहिए, सरकारों को पता होना चाहिए कि कौन सी कास्ट कितनी पॉपुलेशन में, कौन सी सब कास्ट कितनी पॉपुलेशन में, माइनॉरिटीज की क्या पॉपुलेशन है। अगर हमारे पास एक्चुअल संख्या नहीं होगी, एक्चुअल नंबर्स नहीं होंगे, तो हम इन समाज के इन वर्गों के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, इनके लिए योजनाएं नहीं बना पाएंगे। 1931 में एक सेंसस हुआ था और 1931 के सेंसस को मानकर 1990 में एक रिजर्वेशन लेके आई केंद्र की सरकार और उसके हिसाब से सारे SC/ST कम्युनिटी को, OBC को रिजर्वेशन दिया गया। 1931 के बाद देश की आर्थिक परिस्थिति भी चेंज हुई, देश की सामाजिक परिस्थिति भी चेंज हुई और देश भी पूरा चेंज हुआ और पॉपुलेशन भी जो 1931 में थी, आज 2023 में पॉपुलेशन कहीं उससे 3-4 गुना ज्यादा है। तो निश्चित तौर पर जातीय जनगणना जब तक नहीं होगी, जब तक आपको यही नहीं पता होगी कौन सी जात कितनी पॉपुलेशन में है, आप उनके लिए योजनाएं कैसे बनाओगे, कैसे उनको अपलिफ्ट करोगे, कैसे उनका आप सामाजिक उत्थान करोगे, ये हमारी समझ से बाहर है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब इनको वोट लेना होता है तब ये अपनी बातों को कहते हैं, तब कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री तो इस समाज के इस वर्ग से आते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो इस वर्ग से आते हैं, लेकिन जब उस वंचित समाज को देने की बात आती है तब ये लोग मुंह छुपा के भाग जाते हैं, तब ये लोग पीठ दिखा देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट की पॉलिटिक्स करती है। और मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पर जातीय जनगणना होनी चाहिए और जो 2011 वाला सेंसस है वो अभी 12 साल में, ठीक है, आपकी बात पहुंच गई, आपकी बात पहुंच गई। सवाल है, इनको 2011 का सेंसस भी देश के लोगों के सामने लाना चाहिए। ठीक है धनंजय गिरी जी, एक चीज बताइएगा, क्योंकि नैरेटिव ये जा रहा है कि बीजेपी और बीजेपी के नेता जातीय जनगणना के शायद खिलाफ हैं, क्योंकि तमाम पूरा जितनी भी सोशल साइट्स हैं वो भरी पड़ी हैं, अलग अलग तरह के तर्क दिए जा रहे हैं उस पर, और वो तमाम लोग वही हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं। आमतौर से वो बातें कर रहे हैं, कहते हैं कि जब धर्म लड़ा सकता है तो क्या जातियाँ नहीं लड़ाएंगी इस तरह से, जब बंटवारे होंगे जातियों के। तो तमाम तरह का एक नैरेटिव कुल मिलाकर ये जा रहा है कि बीजेपी मानो जातीय जनगणना के खिलाफ हो। देखिए, इस गांव गरीब किसान, इस देश का नौजवान और इस देश के हर जाति वर्ग संप्रदाय का व्यक्ति ये जानता है कि नैनों के नीर में नरेंद्र बसे जो पिछड़े समाज से आते हैं, तो सबकी परेशानी और पेशानी पे बल पड़ गए। पेशानी और परेशानी पे बल इसलिए पड़ गए कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई जो उद्योगपतियों का साथ देगा। अरे जिसके पार्टी से अंबानी गए राज्यसभा, वो उद्योगपतियों की बात कर रही है। अब बताइए, समाजवाद के नाम पर एक परिवार का पोषण करने वाले लोग भी आज समाजवाद की बैठ के बात कर रहे हैं। राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि 90 में 3 सेक्रेटरी, जिनके पिताजी के कैबिनेट में एक भी नहीं थे।
दादी के कैबिनेट में एक भी नहीं थे, नाना जी के कैबिनेट में एक भी नहीं थे। राहुल गांधी की परेशानी है कि 3 कैसे आ गए, हमने तो आने नहीं दिया किसी को, क्यों नहीं आएंगे? आज पिछड़े का बेटा प्रधानमंत्री है, आज इस देश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान के हक और हुकूक की हकमारी नहीं होगी। समस्या ये है, आज क्या तेली, क्या कुम्हार, क्या स्वर्णकार, क्या चर्मकार, क्या तमोली, क्या हलखोर, क्या जो, क्या दांगी, क्या भंगी, क्या हलवाई, क्या बनिया, सारे लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बढ़िया। जब सबसे बढ़िया कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने हर को अगड़े की आस में, पिछड़े के विश्वास में, मुसलमानों के मन में और इस देश के जन जन में एक भावना है। तो आप साथ दीजिए ना, इन तमाम पार्टियों के सुर में सुर मिलाइए। धनंजय जी, हम तो सुर में है, लेकिन जिनका सुर बिगड़ गया वो असुर में है, उनको लगता है कि अब तो कोई उपाय ही नहीं है। अब आप मुझे बताइए अबुल जी, इस देश में पैदा होने के पहले सबको अपनी जाति पता है। मुझे पता है कि मैं किस जाति में हुआ हूं, और इस देश का संविधान और इस देश का ढांचा ताना बाना ऐसा है कि आप धर्म बदल सकते हैं, जाति नहीं बदल सकते। तो जाति ही नहीं है, तो जाति सबको ज्ञात है कि मेरी जाति क्या है। आप जातीय उत्थान की बात क्या है, लेकिन आपको जातीय उन्माद फैलाना है। नीतीश जी ने 9 बिंदुओं को क्यों नहीं रिलीज किया? हमने तो कहा था कि 27 पॉइंट और 9 बिंदु बताइए, किसके मकान कितने, किसका पलायन कितना, किसकी आमदनी कितनी, किसका पर कैपिटा इनकम कितना। इतने दिन हो गए, क्या उन्होंने कोई सोल्यूशन बताया है? 2,61,000 करोड़ के बिहार के बजट में 31,000 करोड़ का छोटा सा कंट्रीब्यूशन देने वाला प्रदेश, आप कह रहे हैं कि हम सबको हक देंगे। क्या देंगे, क्या देंगे बताइए तो सही, क्या देंगे? देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। तो जो जाती हुई राजनीति को बचाने के लिए जाति जाति कर रहे हैं, इस देश का जागरूक जनमन, इस देश का युवा सब देख रहा है, सब जानता है। नहीं तो अब तो ये कह रहे हैं कि जहां जहां हमारी सरकार आएगी, इंडिया अलायंस तो अब ये कह रहा है कि जहां जहां हमारी सरकार आएगी वहां हम जातीय जनगणना कराएंगे। 2 दिन पहले प्रियंका गांधी ने ये बात कही, अशोक गहलोत भी वही बात कर रहे हैं, जातीय सर्वे करवाएंगे। राहुल प्रियंका कह रहे हैं कि तोड़ क्या है? मैं राजनीतिक रूप से सवाल पूछ रहा हूं आपसे, छोड़िए इन बातों को, किसके दिल में क्या है हम नहीं जानते। राजनीतिक रूप से, जी मैं आऊंगा आपके पास विनय जी, राजनीतिक रूप से क्या वाकई इस वक्त एक परेशानी है बीजेपी के लिए? बिल्कुल नहीं। जिन लोगों को परेशानी है, जिनके पेशानी पे बल है, वो समझ रहे हैं कि अब कोई छल से काम नहीं चल रहा है। उनके मन का ये छल है। इस देश का नौजवान, गांव, गरीब, किसान, चाहे पासी, नोनिया, कुम्हार, नागर, तेली, थारू, धोबी, नाई, खटीक, कंजर, कुम्हार, सबको पता है कि उनका बल सबल करते हुए नरेंद्र मोदी, और जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो 10वीं अर्थव्यवस्था को 5वीं बना रहे हैं, 5वीं को 3री पे ले जा रहे हैं। इनके पास क्या रोल मॉडल है? कांग्रेस की परेशानी ये है बुल जी कि उनको लगता है अगर चुप रहा तो बोल रहे हैं। खेत में धनंजय जी अब दूसरे को मौका दीजिए। विनय जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो यही है कि इनके झूठ के पाठशाला में अब लगने वाली है कुंडी। अब ये जाने वाले हैं जो ये दूसरे को कह रहे हैं, ये दर्द नहीं कि इनकी है, अपनी खुद की है, जो दर्द और व्यथा बता रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी बढ़िया, सबसे बढ़िया। अरे सबके हाथ में थमा दिया कटोरिया, क्या कहते हो यार बढ़िया? पूरे देश को खाद्यान्न के भरोसे लगा दिया कि सरकार के भरोसे आपको जीवन यापन करना है कटोरिया लेकर के, और बता रहे हो बढ़िया। ये कह रहे हैं जाति जनगणना से समाजवादी पार्टी ने हमेशा प्रयास किया है और हमेशा साथ दिया है कि जो समाज के ऐसे वंचित वर्ग है जिनका शोषण कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी करी, ऐसे लोग मदद किया जाए। आपको बता दें, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जितनी भी नौकरियां आई हैं पहले संविदा पे थी, आज आउटसोर्सिंग पर है। आउटसोर्सिंग मतलब 1 साल के लिए ठेकेदारी प्रथा पर। युवा क्या कह रहे हैं? युवा कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं? जरा अडानी पे भी बोल दीजिए, आप क्या जरा सभा गए थे? ये झूठ के अंबानी पे भी बोल दीजिए जरा, और सुन तो लीजिए, अंबानी पे भी जरा बोल दिया जा रहा सभा गए थे आप यहाँ से। इनके पास सर एक ही स्क्रिप्ट है जो बार बार पढ़ते हैं। इनके पास देश के लिए कोई प्लान नहीं है, कोई ऐसा स्क्रिप्ट नहीं है जो देश के युवाओं को, जो देश के किसानों को, जो देश की जनता को महंगाई से उबार सके। ये झूठ के पाठशाला के झूठे विद्यार्थी यहाँ करके केवल कहना पर बैठ करके झूठ फैलाते हैं। अरे कहा है समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में? भारतीय जनता पार्टी के झूठ के पाठशाला पर अब ताला लगने वाला है।
अब ये अरे आपके बारे में पहले सदन कोर्ट में कह दिया है सिंह जी, वो भी सिंह है, उन्होंने कहा है अब जनता समाज जाती है, 70 हो या गए, कितना असर है खादी के उज्ज्वल के समाज। चलिए हम चुनाव की बात कर लेते हैं। चलिए विनय जी शांत रहिए, धनंजय जी आप भी शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। की बात करते ऋतु जी, मैं घनेंद्र जी आऊंगा आपके पास। ऋतु जी क्या 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 ये वोट का जुगाड़ कर पाएगा ये हथकंडा? देखिए, पहले तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि धनंजय जी को बोलने से रोका जाए, क्योंकि जब ये बोलते हैं तो तीनों में से कोई नहीं बोलता है, तीनों स्पोक्स पर्सन में से केवल ये हम इन्हें बोलने देते हैं। ठीक है, अब जब मैं बोलूंगी तो अगर ये बोलेंगे तो फिर मैं डिबेट छोड़ दूंगी बीच में, क्योंकि वो बात स्पष्ट नहीं हो पाती है। बोलिए, आप बोलिए। और अबुल जी, मेरे को आपकी बात पे सख्त एतराज है कि जाति जनगणना को आप बोल रहे हैं कि क्या हथकंडा ये काम आएगा, क्या ये राजनीतिक हथकंडा लगता है आपको? नहीं, गरीबों का जो पिछड़े हैं, वंचित है, चलिए हथियार कह रहे हैं, क्या ये राजनीतिक हथियार है? एक में आप मुझे जवाब बताइए, आप बीच में टोकिए मत। बताइए। नहीं, ये हथियार भी नहीं है, ये हथकंडा भी नहीं है, ये हक है, ये हकों की बात है, ये हकूक है उस समाज का, उस वंचित वर्ग का जिसको हमेशा हाशिए पे रखा गया, और उस सोच ने रखा जिस सोच ने इस देश में, आरएसएस की सोच ने, जिसने हमेशा इस सोच को जवान रखा कि ये जो है, ये वर्ग जो है उस काबिल नहीं है कि इसको प्रतिष्ठित पदों पर लाया जाए। आप मेरे को ये बता दीजिए कि भाजपा के कितने मंत्री जो है, मुख्यमंत्री जो है ओबीसी है, और कितने इनके मंत्री ओबीसी है? तो प्रधानमंत्री भी ओबीसी का दावा कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी से आते हैं, जो मोदी जी के सामने बोल सकते हैं। अब कहाँ कहते हैं, अब तो कहते हैं हम गरीब हैं। ओबीसी होना अलग बात है, और ओबीसी देखिए, अगर ओबीसी है और सोच है, सोच आरएसएस वाली है, ओबीसी होकर जो सोच आरएसएस वाली है, जो हमेशा पिछड़ों को पिछड़ों और गरीबों को गरीबों, वंचितों को वंचितों में, दलितों को दलितों में रखना चाहती है, वो सोच जो है वो कभी ओबीसी की नहीं हो सकती। आप बताइए, द्रौपदी मुर्मू जी है, लेकर आए आदिवासी राष्ट्रपति को, क्या उनको अधिकार दिए? राष्ट्रपति का क्या उनको अधिकार है? केवल रबर स्टैंप बनाकर उनको रख दिया गया। आप बताइए, एक मुझे ओबीसी ऐसा बताइए, एक दलित आदिवासी ऐसा बताइए जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी में। धनंजय जी आपके पास आऊंगा, जवाब लेने में आपके पास आऊंगा। धनंजय जी, अरे धनंजय जी सर, मैं आपके पास आऊंगा, उन्हें पहले पूरी बात रखने दीजिए। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को जैसे माफी मांगनी पड़ेगी, पहले उनकी बात सुन लीजिए। 20 सेकंड, ठीक है, 20 सेकंड, 20 सेकंड, 20 सेकंड उनकी बात सुन लीजिए। नाम सांसद है, कैसे कर दिया? धनंजय जी मैं आपके पास आऊंगा, पूरा मौका दूंगा आपको। 20 मिनट 20 सेकंड के लिए, धनंजय जी 20 सेकंड के लिए। विनय जी शांत रहिए, विनय जी शांत रहिए, विनय जी शांत रहिए। आप सब लोग बोलेंगे तो किसी की समझ में कुछ नहीं आएगा। धनंजय जी अगर सब लोग एक साथ बोलेंगे, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। या तो ऋतु चौधरी माफी मांगे, सर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आपकी बात, जनता क्या समझ पाएगी? विनय जी प्लीज, विनय जी प्लीज, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विनय जी प्लीज, भागना पड़े आपको यहाँ से। विनय जी प्लीज, आप अपनी बात पूरी करिएगा। ऋतु जी 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। अबुल जी, क्यों कहा इन्होंने? अबुल जी अगर ये वाकई में ओबीसी, दलितों के और आदिवासी कोई हितैषी है, अरे हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं, आपने राष्ट्रपति को कैसे कह दिया? आपने राष्ट्रपति को आपने कैसे कह दिया? भारत का अपमान कर रही है, और यही कांग्रेस के कुकर्मी कांग्रेसी राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं, इस राष्ट्र की अस्मिता का अपमान करते हैं। इसी कांग्रेस से कांग्रेस की दुर्दशा है। धनंजय जी अब आप बताएं। धनंजय जी
प्रधानमंत्री है और इससे भी धनंजय जी। राष्ट्र का सम्मान करते हैं, राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं। सर ऐसे नहीं हो पाएगी डिबेट, प्लीज। धनंजय जी मेरी सम्मान कैसे कर दिया? धनंजय जी, धनंजय जी, धनंजय जी, धनंजय जी, धनंजय जी, धनंजय जी, एक मिनट। ऋतु जी एक मिनट, ऋतु जी एक मिनट, ऋतु जी एक मिनट। मैं सभी से कहूंगा आप शांत रहें। धनंजय जी, आप इतना उत्तेजित क्यों, किस बात पर हुए, ये मेरी समझ में नहीं आया, बताइए। इन्होंने राष्ट्रपति को रबर स्टैम्प क्यों कहा? इन्होंने राष्ट्रपति को अरे सर प्लीज उन्हें बोलने दीजिए। विनय जी मैं उनसे पूछ रहा हूँ प्लीज। हर कोई रोता है। हाँ बताइए धनंजय जी, धनंजय जी आप इतने गुस्से में क्यों आए ये बताइएगा मुझे, क्योंकि मैं समझ नहीं पाया। इतना हौश पौश था कि मैं नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। अबुल जी आप रिवाइंड करके देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता ने राष्ट्रपति को रबर स्टैम्प कहा। क्यों कहा? मैं इसे राष्ट्रपति का अपमान मानता हूं, क्योंकि राष्ट्रपति वो पद है जिस पर आप उंगली नहीं उठा सकते, जो संविधान के कस्टोडियन है। आप राष्ट्रपति को रबर स्टैम्प कैसे कह सकते हैं? नहीं तो ये तो पॉलिटिकल साइंस की किताबों में भी लिखा है। सीधे सीधे राष्ट्र के अपमान का मामला है। नहीं, ये तो पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स की किताबों में भी हमने पढ़ा है कि राष्ट्रपति जो भारत में है उनकी कोई वैसी स्थिति नहीं होती है, कोई पावर वैसी नहीं होती है, और जो मिसाल दी गई है वो रबर स्टैम्प की मिसाल दी गई है। बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति कस्टोडियन है संविधान का और सम्मान है। यही इसी कारण से कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को माफी मांगनी पड़ी थी। नहीं, इस कारण से माफी नहीं मांगनी पड़ी थी। देखिए तो आप गलत बिल्कुल, देखिए धनंजय जी इस वजह से माफी नहीं मांगनी पड़ी थी। मैं अगर चाहें तो मैं उनका बयान सुनवा दूंगा आपको। उन्होंने राष्ट्रपति कहा था, इसलिए उनको माफी मांगनी पड़ी। लेकिन आप क्या आप इस देश के, बहरहाल ये बहस कहीं और चली गई, बहस कहीं और चली गई। हम जातीय जनगणना पर बहस कर रहे हैं, हम जातीय जनगणना पर बहस कर रहे हैं। जातीय जनगणना, विनय जी एक मिनट। हाँ ऋतु जी आप जातीय जनगणना पर मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। अबुल जी मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। बताइए। पहली बात तो इनकी बात का 2 सेकंड में जवाब दे देती हूँ। इन्होंने बोला कि राष्ट्रपति जी को रबर स्टैम्प क्यों बोला, वो तो कस्टोडियन है। अगर वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है तो प्रधानमंत्री जी ने उनको इनवाइट क्यों नहीं किया जब उद्घाटन हुआ और जब प्रवेश हुआ? पार्लियामेंट की कस्टोडियन नहीं थी वहां पर, कंगना रनावत थी वहां पर। दूसरी बात, अगर ये ओबीसी के हितैषी है, अगर ये दलितों और आदिवासियों के हितैषी है, तो सबसे पहले माफी मांगे मोदी जी। जो मोदी चालीसा का पाठ दिन रात कराते हैं, उनको ये बताना चाहिए कि अभी 2014 से लेकर 2023 तक क्यों इन लोगों का दमन किया गया, क्यों उना कांड में उनको जो है पीठ पर कोड़े मारे गए, क्यों उनके मुंह पे पेशाब किया गया, क्यों उनकी जमीनें छीनी गई, क्यों आप एक केवल एक उद्योगपति के लिए आपने पूरे समाज का 85% ठीक है। धनेंद्र जी का बयान ले लेता हूं। काफी कम मौका मिला धनेंद्र जी। जातीय जनगणना के, आप जातीय जनगणना के खिलाफ क्यों है? आपको जातीय जनगणना के हक में अपना बयान देना चाहिए। धनेंद्र जी, क्या आने वाली आम आदमी पार्टी की राजनीति की अगर हम बात करें तो क्या इस जातीय जनगणना और जातिवाद अगर बढ़ गया तो क्या आपको नुकसान नहीं होगा राज्यों में? क्योंकि आपकी अपनी पार्टी है, अपनी सोच है, आप भी बढ़ना चाहते हैं, राज्यों में आप अपना वजूद चाहते हैं पूरे देश के। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का एक ही मिशन है कि देश में गरीब आदमी को उसका वाजिब हक मिले। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से कहता है कि गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज मिलना चाहिए, हर महिला की सुरक्षा और सम्मान होना चाहिए, हर किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिलना चाहिए, हर बेरोजगार के हाथ में रोजगार होना चाहिए। ठीक है, है। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। नहीं, वो गरीब की बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा ये तो नहीं आता है ना। सुन लीजिए, मैंने आपका सवाल सुन लीजिए, मैंने आपका सवाल सुन लिया। और निश्चित तौर पर मैंने आपको पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी का भी यही मत है कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। 2011 का जो सेंसस जो यूपीए की सरकार ने कराया था वो देश के सामने आना चाहिए। देश में असल स्थिति क्या है, क्योंकि 1931 के डाटा के हिसाब से अभी तक रिजर्वेशन मिला हुआ है
2011 का डेटा क्या कहता है, और राज्य वर्ग जातियों की जनगणना होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि किसकी कास्ट, किसकी सबकास्ट कितनी है, पॉपुलेशन में कितनी है, उनका इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है। ये सब जब तक नहीं आएगा तब तक कोई भी सरकार ईमानदारी से उन समाज के उन वंचित वर्गों के लिए काम नहीं कर पाएगी, उन वंचित वर्गों को उनका जस्टिस नहीं दिला पाएगी। क्योंकि सोशल जस्टिस जब तक आप नहीं कर सकते, जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा, आपके पास एक्चुअल फिगर नहीं होगी। और निश्चित तौर पर मोदी जी को ये करना चाहिए, और मोदी जी को खुद कहते हैं, उनकी पार्टी कहती है। लेकिन आज जब ओबीसी की बात आती है, एससी की बात आती है, एसटी की बात आती है, अदर बैकवर्ड क्लास की बात आती है, माइनॉरिटीज की बात आती है, तो सरकार जो है मुंह छुपा के साइड में हो जाती है। धनंजय जी, एक नैरेटिव जा रहा है और ये नैरेटिव विपक्ष बनाने में कामयाब हो रहा है। जो नजर भी आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अगड़ों की राजनीति करते हैं, अगड़ों को आगे बढ़ाते हैं, पिछड़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। इस तरह का एक नैरेटिव एक माहौल बनाया गया है। कैसे निपटेगी भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस से चुनाव में? अबुल जी, मैंने वही आपसे शुरू में ही कहा और फिर उस बात को कहता हूं, परेशानी और विपक्ष के नेताओं की पेशानी पे जो बल है उसका कारण क्या है? पिछड़ों का प्रणेता, किसानों का कर्णधार, युवाओं की आग। नहीं तो फिर आपके नेताओं की तरफ से आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ऋतु जी और जितने लोग हैं, कांग्रेस कुलबुलाई हुई क्यों है? क्योंकि पिछले 60 सालों में कुछ नहीं किया। तो ये क्यों कहा जा रहा है? 60 सालों में कुछ किया होता, काका कालेलकर की रिपोर्ट को कांग्रेस ने दबाया, मंडल आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस ने दबाया, मंडल आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस ने दबाया, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट का फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि आरक्षण के खिलाफ है, सोनिया गांधी ने पार्लियामेंट में कहा कि आरक्षण के खिलाफ है। जब इस तरह की स्थिति, आपका गढ़ यूपी जाने वाला है, आपके पास कार्ड नहीं है, उसकी कार्ड लेकर आइए, पूरा जवाब सुन लीजिए। यूपी में जो आपका आरक्षण होने वाला है, आप 25 सीट से ऊपर नहीं है। पूरा जवाब सुन लीजिए, पूरा जवाब। ऋतु जी पूरा जवाब सुन लीजिए। ऋतु जी देखिए, आप कह रही थी कि आपके बीच में कोई ना बोले, ठीक है, अब वही अप्लाई कीजिएगा अपने ऊपर। धनंजय जी, एक चीज बताइएगा, अगर आप इनको पता चलना चाहिए ना, कैसा लगता है बीच में कोई बोलता है तो। एक अगर आप उसके पक्ष में हैं, जो शुरुआत में मैंने सवाल पूछा था कि आपने कहा कि आप जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में है, लेकिन आपके नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं कि जातीय जनगणना से देश बंट जाएगा, समाज बंट जाएगा? इस तरह के बहुत सारे बयान हैं, क्यों आ रहे हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि राजनीति की रेस से जब कांग्रेस बाहर हो गई, जब कांग्रेस छोटे छोटे दलों के बल से सबल होने की कोशिश करने लगी, कांग्रेस को लगा कि 60 सालों में हमने पिछड़े दलित पीड़ितों का शोषण किया है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को दाब करके हमने अकलियतों की भी हकमारी की है। कांग्रेस को जब ये लगा तो अरे रे रे करने लगी कांग्रेस, अरे रे 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 सारे रे रे अरे रे रे करने लगी कांग्रेस। और अरे रे रे सारे रे रे से कांग्रेस साथ बनते नहीं, सत्ता बनती है, सत्ता को जीना पड़ता है, गरीब को, गांव को, गरीब किसान को जीना पड़ता है। राहुल गांधी की तरह से राहुल बाबा बनने से काम नहीं चलेगा, राहुल बाबा बनने से काम नहीं चलेगा। गांव गरीब किसान हमारे लिए कोई किताब की बात नहीं है, हम लोगों ने इसको जिया है, हमारे लिए भोगा हुआ यथार्थ है। हम उसी गरीब परिवार, ओबीसी परिवार से आते हैं, पिछड़े दलित समाज से आते हैं लोग, हम जानते हैं इसको, हकीकत को। आप हमारी पैरोकारी ना करें, क्योंकि हमने काका कालेलकर की रिपोर्ट पढ़ा, हमने मंडल आयोग की रिपोर्ट पढ़ाया, हमने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने में 50 साल से लगा रहे हैं। हम जन सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, हम जानते हैं। चाणक्य को हिम्मत दो। चलिए, ठीक है ये ऋतु जी, राहुल गांधी की ब्रिगेड, राहुल गांधी जैसा सोच रखने वाले, फुलेले करने वाले। ऋतु जी एक आरोप जो लग रहा है, एक आरोप, ठीक है, मैंने आपका जवाब सुना। नहीं, ये ऋतु जी ये बताइएगा कि क्योंकि ये आरोप है और आरोप, ये सवाल भी बुनियादी सवाल है। ऐसे वक्त में ये मामला सामने आया है जब 5 राज्यों में चुनाव है, अगले साल चुनाव है। समय में कितने लोग सेक्रेटरी थे? राजीव गांधी के कैबिनेट में कितने सेक्रेटरी थे ओबीसी समाज के? नहीं, मुझे पूछ लीजिए ना जरा इनसे, राहुल का बाबा से पूछ के आइए, बाबा राहुल से पूछ के आइए। नहीं, इतना पुराना रिकॉर्ड नहीं होगा इनके पास राजीव गांधी के वक्त का। अबुल जी नहीं, बताइए ना जरा, बाबा राहुल के पापा के कैबिनेट में कितने सेक्रेटरी थे? अबुल जी आपको मालूम है कितने सेक्रेटरी थे? धनंजय जी, आपको पता है? अबुल जी
जीरो। अबुल मुझे जी, पता है। मैं बता देती हूँ। चलिए, मैं बता ऋतु देती जी। हूँ। एक भी अबुल नहीं। जी, अबुल जी, जी बताइए। अबुल जी, मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए अबुल जी। जी धनंजय गिरी जी, राहुल के पापा वही थे जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की इसको जिंदगी दी थी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको कहा था कि मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा कि जो मेरी जिंदगी है वो राजीव जी की दी हुई है। ठीक है, और आप जैसे बेशर्म प्रवक्ता जो है जिनको शर्म नहीं आती है वो राजीव जी के बारे में इस तरह के वक्तव्य रखते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेस ने 4 साल में देश का बेड़ा गर्क किया। दूसरी बात, और इसी कारण से कांग्रेस को किनारे किया इस देश की जनता ने कांग्रेस को किनारे इसलिए किया कि कांग्रेस ने सत्ता के साथ सरोकार नहीं रखा, समाज के साथ सरोकार नहीं रखा, दलित पिछड़े शोषित वंचितों का ख्याल नहीं रखा, की हिम्मत रखिए। अरे सारे लोगों ने कांग्रेस के साथ किनारा कर लिया। धनंजय गिरी जी होता था, आज शेष हो गया, उसके अवशेष समेटे जाएंगे। अब धनंजय गिरी जी, अभी तो शुरुआत है। कारण कांग्रेस की खुद है। अबुल जी, और आप समझते हैं कि राहुल बाबा अबुल जी ऐसे बोलते रहेंगे तो कैसे? चलिए, आप अपनी बात रख लीजिए। धनंजय जी, खुद खोल रहे हैं। धनंजय जी, ऋतु जी, बहुत शॉर्ट में रखिएगा क्योंकि समय की भी कमी है। मैं अभी घनेंद्र जी के पास भी जाऊंगा, विनय जी के पास। धनंजय गिरी जी, बहुत शॉर्ट में सीधा बताइए कि राजीव गांधी जी के कैबिनेट में सर प्लीज, अभी तो ये शुरुआत है धनंजय जी। अभी आप इतने बौखला गए, अभी तो आपको 5 स्टेट हारने हैं। राजीव गांधी जी के कैबिनेट में कितने ओबीसी सेक्रेटरी थे? अभी तो आपको 5 स्टेट हारने हैं, उसके बाद आपको यूपी भी हारना है, उसको आप 2024 भी हारना है। अभी से ये हाल है। विनय जी, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि सिर्फ सियासी शोषा है, चुनावी शोषा है। ठीक है ऋतु जी। राजीव गांधी जी के कैबिनेट में कितने सेक्रेटरी थे ओबीसी? सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। ये बोलते जा रहे हैं कैसे? चलिए, ठीक है। शांत रहिए धनंजय जी, शांत रहिए। आपका सवाल उन तक पहुंच गया और उन्होंने जवाब भी अपना दे दिया है। विनय जी, आप बताइएगा, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं और ये बीजेपी की तरफ से ही उठ रहे हैं कि सिर्फ चुनावी शोषा है, ये कोई दिलों में हमदर्दी नहीं है पिछड़ों को लेकर, दलितों को लेकर। 5 सेकंड लीजिए, ठीक है। मेरे को सिर्फ 2 सेकंड दीजिए अबुल जी। बताइए बताइए। मैं अभी ये मोदी चालीसा का पाठ कर रहे हैं जब से बैठे हुए हैं, लेकिन आरएसएस का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसने कहा है कि मोदी के चेहरे पर मोदी के चेहरे पर हम नहीं लड़ सकते 2024 का। ये तो आरएसएस का मुखपत्र है। ठीक है विनय जी, मैजिक है वो तो खत्म हो चुका है। विनय जी को बोलने दीजिए। पर तो इनको आना ही पड़ेगा। विनय जी को बोलने दीजिए। कह रही है कि जाति। चलिए ऋतु जी, आपकी बात पहुंच गई। और मोहन भागवत जी खुद कह रहे हैं। ठीक है विनय जी, पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए। विनय जी सर संचालक मोहन भागवत जी ने खुद कहा। विनय जी, अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक। जब तक कि समाज से विनय जी, समाज से जो अव्यवस्था है, जो धनंजय जी प्लीज दूसरों को भी मौका दीजिए। जी के नाम पर कोई भी गलत बात विनय जी टाइमिंग। भारतीय जनता पार्टी के जो माथे पर शिकन है वो लाजमी है और परेशान होना है लाजमी है, क्योंकि देखिए जब भी विदाई किसी की होती तो आप उठा करके देख लीजिए, इतिहास है और जो है तो रोते हैं लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी रो रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी जो बात करे, अभी घोषित चुनाव आपने देखा है किस तरीके का चुनाव रहा है, और वहां पर अगर देखा जाए तो जातिगत जनगणना एक पीडीए मुद्दा रहा है। उसी मुद्दे पर 63,000 वोटों से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीता है। आज उत्तर प्रदेश, आज पूरा देश का जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, वंचित है, शोषित है समाज, अपना हक और अधिकार मांग रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी उनके हक और अधिकार को देना नहीं चाहती। आज चलिए ठीक है, पूरा उत्तर प्रदेश का युवा खड़ा हो गया है और यह चुनाव ये मान करके चलिए इसी पीडीए के फार्मूले पर होने जा रहा है। लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई होने जा रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को जो है दोबारा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।
नहीं लिखा उसको अधिकार। विनय जी बहुत बहुत धन्यवाद, ऋतु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धनंजय जी, घनेंद्र भारद्वाज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। सबके अपने अपने मत हैं, अपना अपना सोचना है। जो इंडिया अलायंस है उससे जुड़े नेता, उनके सपोर्टर्स कह रहे हैं कि ये राजनीति का सिक्सर मारा है नीतीश कुमार। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सिर्फ चुनाव में क्यों याद आता है, जातियां चुनाव में क्यों याद आती हैं, किसी तरह की सबका साथ सबका विकास की वो बात कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो उसको आगे लेकर चल रहे हैं। सबके अपने अपने मत हैं, लेकिन इस मामले पर ये पूरा मामला जो है, जो जातीय जनगणना का है, इस पर राजनीति अभी काफ़ी होगी, चुनावों तक होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल देश का सवाल में आज इतना ही।